हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो हमारा पीएचपी की क्लास है वहाँ पे हमने स्ट्रिंग और उसके जो फंक्शंस थे वो हमने देख लिए थे। तो आज की जो हमारी क्लास कंटिन्यू करेंगे हम विद द बुलियन डाटा टाइप कि हमारे पास जो बुलियन डाटा टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं जब हम पीएचपी की बात करते हैं, या फिर कोई भी एग्ज़ाम है या फिर कोई भी आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर में जहाँ पे बुलियन शब्द यूज़ किया होगा, तो उसका मतलब होता है कि आप बात करते हो किन्हीं दो केसेस की। अब वो केस कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो केस या तो ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, या तो वो यस हो सकता है या तो वो नो हो सकता है। या फिर इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, या तो वो अगर बाइनरी के वे में बोले या तो वो वन हो सकता है या तो वो ज़ीरो हो सकता है। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली दो वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, बुलियन लॉजिक बोल देते हैं, या फिर बुलियन डाटा टाइप भी बोल देते हैं। मतलब ऐसे ही कोई मेमोरी जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ दोनों में से एक ही डाटा को स्टोर कर पाएँ, तो उस टाइप का जो डाटा टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बुलियन बोलते हैं। तो बुलियन में बस अगर आपको नोट करनी होगी थ्योरी, तो आप इतना नोट कर लेना कि सर इट होल्ड्स ओनली, ये करता है, होल्ड करता है ओनली किस चीज़ को, आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो कोई चीज़ ट्रू होगी या तो कोई चीज़ क्या होगी, फॉल्स होगी। बस यही चीज़ यूज़ की जाती है जब हम बूलियन डाटा टाइप की बात करते हैं। अब देखो, जो बूलियन होते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली ट्रू और फॉल्स किसी चीज़ को तो बताने के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ है जहाँ पे हम बूलियन डाटा टाइप का यूज़ करेंगे, चाहे वो पीएचपी है, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, चाहे आप सी की बात करो, चाहे जावा की बात कर लो, चाहे आप, मतलब कंसेप्ट सारे सेम रहते हैं, बस उनके सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं, उसका लिखने का तरीका अलग हो जाता है। जो थियोरेटिकल कंसेप्ट होते हैं वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही रहते हैं। तो बुलियन वहाँ, या जो काम यहाँ पे बुलियन करेगा वो काम वहाँ पे सेम बुलियन वही काम करेगा। तो बुलियन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि यूज्ड इन, यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। एक तो बात आ जाती है जब हम कंडीशंस की बात करते हैं, है ना, कंडीशन स्टेटमेंट की जब हम बात कर लेते हैं। इसके बाद जब आप क्या करते हो, किसी चीज़ को कंपेयर करते हो, तो कंपैरिजन उसमें आ सकता है। देन अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपैरिजन हो गया, कंडीशंस हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या बन जाते हैं, सारे के सारे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस बन जाते हैं। तो सिंपली आपने याद रखना है, चाहे आप क्या कर रहे हो, कंडीशंस को चेक कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, चाहे आप कोई लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे जो रिजल्ट आता है या फिर उनकी जो आउटकम आती है वो हमेशा बुलियन में ही आती है। बुलियन इन द सेंस, अगर मैं जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल ले लूँ आपके लिए, तो हम सपोज कर लेते हैं, मैंने आपको काफ़ी बार ऐसे एग्जांपल बताया हुआ है कि इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 6, ये स्टेटमेंट क्या है, आप बोलेंगे कि सर 5 6 से बड़ा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, मुझे आउटकम में मुझे क्या मिल जाएगा, या फिर मुझे आउटपुट में मुझे क्या मिल जाएगा कि सर ये हमें रिटर्न में क्या देगा, फॉल्स हमें रिटर्न में देगा। और फॉल्स को ही हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली इसको हम ज़ीरो भी बोल देते हैं, है ना। जैसे मैं आपको ऊपर लिखा है ना कि फॉल्स को अगर हमें बाइनरी में या फिर नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम ज़ीरो बोल देते हैं। और वैसे अगर नॉर्मली अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको नो भी लिख सकते हो। तो बुलियन में जो बुलियन होता है वो डाटा टाइप, इस टाइप की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको होल्ड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब अगर पीएचपी का अगर एग्जांपल ले लें, यही अगर बात कर रहे हैं पीएचपी में, क्योंकि अगर हम पीएचपी पढ़ रहे हैं तो पीएचपी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि अगर आपको वो चीज़ समझनी हो, अंडरस्टैंड करनी हो, तो उसके लिए आपको ईजी रहे। एग्जांपल लेते हैं, स्टार्ट आपको पता है पीएचपी की स्क्रिप्ट हम कैसे स्टार्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेस देन सिंबल एंड प्लस हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको पता ही है हम पीएचपी लिखते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। तो मैंने ए डिक्लेयर कर दिया, आप कुछ भी अपना नाम भी डिक्लेयर कर सकते हो। बाकी मैंने ये आपको पहले ही बताया कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो आपने वेरिएबल का नाम जब लिखोगे वो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, आपको एरर आ जाएगा, है ना। सिंपल सी कंडीशन थी कि आपको न्यूमेरिक वैल्यू से कोई भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं करना है। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिक होती हैं और यही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सिंपल ले लिया कि डॉलर ए में मैंने डाल दिया ट्रू। सेकंड मैंने बोल दिया कि मैंने एक दूसरा वेरिएबल बना दिया बी, उसमें मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया, फॉल्स, वहाँ पे मैंने डाल दिया। देन मैंने सी एक अलग से फिर से एक वेरिएबल बना लिया, उसमें मैंने फिर से डाल दिया ट्रू। ओके, अब देखो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा बेसिकली, अब आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास यहाँ पे मैं एक चीज़, यहाँ पे ट्रू लिखा है और यहाँ पे ट्रू लिखा है। अब सर ये बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका मतलब तो दोनों का अलग है।
यहाँ पे जो छोटा ट्रू लिखा है और जहाँ पे मैंने बड़ा ट्रू लिखा है, इन दोनों का मतलब अलग होता है। पर आपने हमेशा याद रखना है कि जो बुलियन वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, केस इनसेंसिटिव होती हैं। ओके, केस इनसेंसिटिव होती हैं। और केस इनसेंसिटिव का मतलब मैंने आपको बताया ही है कि बेसिकली चाहे आप इसको छोटा लिखो चाहे आप बड़ा लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो उसका मतलब है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, बस जहाँ पे केस सेंसिटिव आ जाता है वहाँ पे छोटे बड़े अक्षर में भी फ़र्क हो जाता है, पर केस इनसेंसिटिव में ऐसा कोई मतलब तुर्क नहीं बनता है, सिंपल अगर बात करें तो, जब हम बुलियन लॉजिक पढ़ते हैं। तो अगर यही चीज़ अगर आपको चेक करना है कि पीएचपी जब आपने ये वेरिएबल स्टोर किया तो क्या आपको आउटपुट देगा, और उस आउटपुट में क्या उस ट्रू को कैसे वो प्रिंट करके बताएगा, फिर मेमोरी में उसको कैसे सेव किया होगा, है ना। ये चीज़ देखने के लिए मैंने आपको सिंपल एक फंक्शन बताया था, क्या नाम था उसका, वैर डंप फंक्शन, है ना। वैर डंप फंक्शन क्या बताता है, एक तो वो जिस भी वेरिएबल जो आपने यहाँ पे दिया है, जैसे मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल ए के बारे में बता दिया, तो मुझे आउटपुट में क्या आएगा मुझे पता है, जो मेरे पास फर्स्ट आउटपुट आएगी इस स्टेटमेंट की, वैर डम डॉलर ए की, तो यहाँ पे मुझे पता है ये फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले तो बताता है कि ये कौन से डाटा टाइप का है, जो वेरिएबल ए है वो कौन से डाटा टाइप का है, तो ये हमारे पास बुलियन है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, बूल आ जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर कौन सी वैल्यू मैंने स्टोर की है, तो इसके अंदर मैंने ट्रू वैल्यू स्टोर की है, तो एक ऐसी मेमोरी है जहाँ पे ट्रू वैल्यू स्टोर की गई है। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करोगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे डॉलर बी है आपका, बाकी तो बैड डम सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी आउटपुट में क्या आ जाएगा कि बूल आपका डाटा टाइप है डॉलर बी, और डॉलर बी के अंदर या फिर जो एक मेमोरी है इसके अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है, हमारे पास फॉल्स डाटा पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे मुझे आउटकम या फिर मुझे आउटपुट में दे देगा ये चीज़। देन अगर आप बात कर लेते हो, इसके अलावा मैंने आपको सिंपल और भी बताया था, कौन सा फंक्शन बताया था मैंने आपको, गेट टाइप फंक्शन बताया था। अगर आपको पता नहीं लगे कि सर जो आपने डॉलर ए जो मेमोरी आपने बनाई है वो किस डाटा टाइप की है, या फिर उसने कौन सा डाटा टाइप का जो डाटा है वो उसने स्टोर करके रखा हुआ है, तो उसके चेक करवाने के लिए मैंने सिंपल आपको बोला था आप ऐसे लिख सकते हो, एको मतलब आपको प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आप प्रिंट स्क्रीन के ऊपर ही देखोगे ना, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर ही देखोगे ना अपना जो भी आउटपुट आएगी, तो उसके लिए हम एको कमांड यूज़ करते हैं, बाकी प्रिंट कमांड भी यूज़ करते हैं, दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया था। तो एको गेट टाइप आपका करोगे, गेट टाइप करोगे किसका आपको देखना है, तो मान लेते हैं मुझे वेरिएबल ए का देखना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया डॉलर ए, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, तो मुझे आउटपुट में आ जाएगा कि ये किस टाइप का है, ये हमारे पास बुलियन टाइप ऑफ डाटा है। बेसिकली बुलियन, क्योंकि गेट टाइप क्या काम करता है, वही जो मेमोरी है उसमें बताता है कि जो आपने वहाँ पे डाटा स्टोर किया हुआ है तो वो किस टाइप का डाटा है, तो वो हमारे पास बुलियन टाइप का डाटा है। और यही चीज़ अगर आपको वेरीफाई करनी है तो इसके लिए आपको मैंने एक कमांड बताई थी, क्या कमांड बताई थी, बेसिकली इज़ आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि बूल कि जो एक्चुअल में, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डॉलर ए। अब देखो इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया गया है इज़ बूल, कि क्या वो बुलियन है, कौन सा बुलियन है, किसके बारे में क्वेश्चन मार्क हो रहा है, क्वेश्चन मार्क हो रहा है एक मेमोरी, और वो मेमोरी कौन सी है, डॉलर ए। ओके, तो डॉलर ए जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास आ गई रैम, रैम में एक हमारे पास मेमोरी आ गई, सपोज कर लेते हैं वही 101, और इसको आपने अपने हिसाब से डॉलर ए लिखा हुआ है पर रैम के लिए वो 101 है, और उसके अंदर आपने क्या डाटा स्टोर किया हुआ है, उसके अंदर आपने ट्रू डाटा स्टोर किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब इस बूल वाली कमांड चलेगी या फिर एक फंक्शन चलेगा, वो देखेगा कि जो मेमोरी आपने बताई है, मेमोरी कौन सी, 101, इसके अंदर जो डाटा है वो बुलियन है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बुलियन है डाटा, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, इसकी आउटपुट आपको क्या मिलेगी, 1 इसकी आउटपुट मिलेगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि जब भी इज़ वूल या फिर इससे पहले जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे इज़ इंटीजर इज़ फ्लोट, है ना, सारे मतलब काम सेम ही करते हैं, बस बेसिकली चेक करने के लिए कि जो डाटा टाइप उस मेमोरी में है वो करेक्ट है कि नहीं है, इसके लिए हम इज़ बूल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखो इज़ बूल ने बोला कि हाँ जो आपकी मेमोरी डॉलर ए है उसमें ट्रू पड़ा है, ट्रू मतलब कि जो आपने रिक्वायरमेंट थी आपको कि वो बुलियन है कि नहीं है, तो वो बुलियन ही है, अगर बुलियन होगा तब भी वो आउटपुट में आपको 1 देगा। अगर यही एग्जांपल मैं अगर दूसरे वे में ले लूँ कि आपने सिंपल एक मेमोरी बनाई है 101,
रैम के अंदर, पर यहाँ पे आपने डाटा डाल दिया, मान लेते हैं 25। अब जब इस केस में जो नीचे वाला जो आपका केस है, इस केस में आपकी आउटपुट क्या आएगी? इस केस में सर हमारी आउटपुट आ जाएगी 0। क्यों 0 आ जाएगी? क्योंकि 25 हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, ये बुलियन वैल्यू नहीं है, ये हमारी किस टाइप की वैल्यू आ जाती है? इंटीजर वैल्यू आ जाती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और इनको क्या करना होता है, आपने समझना होता है। बाकी देखो, एक क्वेश्चन था जो पीएचपी का पूछा गया था रिसेंटली एग्ज़ाम में, कि उन्होंने सिंपल वही जो मैंने ऊपर आपको स्टेटमेंट दे दी कि ए के अंदर क्या है आपके पास, डॉलर ए के अंदर आपके पास ट्रू लिखा है आपने, और वहीं आपने क्या किया है, जो आपके पास डॉलर बी है उसके अंदर आपने फॉल्स एंटर किया हुआ है। अब उन्होंने प्रिंट करवाया था एको डॉलर ए को, देन उन्होंने प्रिंट करवाया था एको डॉलर बी को। इस टाइम पे आउटपुट क्या आएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको क्या दिखेगा? तो देखो, जब भी ये याद रखना है, जब भी ट्रू होगा, ट्रू के लिए हमेशा आपको आउटपुट में क्या आ जाएगा? आपको 1 दिख जाएगा, आउटपुट में आपको 1 दिख जाएगा। पर जब हम बात कर लेते हैं फॉल्स स्टेटमेंट की, तो फॉल्स के लिए, बी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब खाली का खाली रहेगा। आप सोचोगे कि यहाँ पे 0 आएगा, सर यहाँ पे तो 0 आना चाहिए, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि 0 का मतलब कहते हैं नथिंग। तो बी के केस में क्या हो जाएगा? नथिंग, कुछ भी वहाँ पे प्रिंट होके नहीं आएगा। ये छोटी चीज़ें हैं, पर यही एग्जामिनर पूछता है, तो इनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसी बेसिकली जो बुलियन है, बुलियन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बुलियन का, कि कहाँ पे हम यूज़ करते हैं बुलियन को और कहाँ पे इसको यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हम नॉर्मली एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं पीएचपी का। जैसे मान लेते हैं आपने अपना कोई आईडी वगैरह बनाई है किसी वेब सर्वर के ऊपर, ओके, और आपने क्या किया है, बेसिकली आपने अब लॉग आउट कर दिया, फिर से आप लॉग इन कर रहे हो, ओके, सेम वही ले लेते हैं। आपने क्या किया है, HPRCA के अंदर आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है ना, प्रोफाइल बनाई है, और वो क्या है, बेसिकली उन्होंने आपने आपको एक इंटरफेस दिया है जहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेंगे। इस टाइम पे मुझे चेक करने के लिए कि आप लॉगिन हो कि नहीं हो, है ना, तो उसको चेक करने के लिए अगर सिंपल सा, अगर मुझे कोई कंडीशन बनानी होगी, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन बनाएंगे, हम सिंपल लिखेंगे डॉलर इज़ लॉग्ड इन, लॉग्ड इन, ओके। बेसिकली सिंपल बोलने का मतलब है, अगर आप लॉगिन हो, आपका जो आईडी है उसमें आप लॉगिन हो, और वो वैल्यू आपकी अगर ट्रू है, ओके, जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपका एक मेमोरी होती है, वहाँ पे उस मेमोरी में आपकी वैल्यू यस कर दी जाती है, मतलब ट्रू कर दी जाती है कि आप अभी लॉगिन हो चुके हो सक्सेसफुली। तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ डॉलर स्कोर इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक सिंपल इफ़ कंडीशन लेता हूँ मैं, इफ़, ओके, यहाँ पे वेरिएबल वही आ गया, डॉलर इज लॉग्ड इन। तो इसके लिए मुझे क्या प्रिंट करना है, एको वेलकम, ओके। इसके लिए मुझे क्या प्रिंट करना है, एको वेलकम, ओके। ये कब होगा, जब आप लॉगिन कर जाओगे अपने प्रोफाइल के अंदर। अदरवाइज क्या होगा, ओके, अगर आप क्या करोगे, इफ़ डॉलर स्कोर, तो उसके लिए क्या होगा, ऐसे मान लेते हैं कि आपको अपना स्कोर देखना है, या फिर आप बोलोगे कि स्कोर अगर उसका 0 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एको स्कोर एग्जिस्ट्स, कि जो आपका स्कोर है वो एग्जिस्ट करता है, ओके। क्योंकि 0 क्या काम करेगा क्या नहीं काम करेगा, अब यहाँ पे आपके सारे जो डाउट होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी छोटा प्रोग्राम है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे होता है क्या है, अगर इसको मैं थोड़ा आपको वैसे बताऊँ छोटा करके, ये आ गया आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, यहाँ पे आपने लिख दिया अपना पीएचपी का प्रोग्राम। सबसे पहले लिखा आपने कि अगर आप लॉगिन होते हो और अगर वो बात ठीक है, ट्रू है ना, ट्रू का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपने कौन सी वैल्यू सेट कर दी है, आपने कंप्यूटर की वे में बोलूँ तो आपने यहाँ पे 1 वैल्यू सेट कर दी है, ओके। आपने क्या बोला, एक मेमोरी है वहाँ पे आपने 1 सेट कर दिया। दूसरे केस में क्या बोल दिया
आपने एक मेमोरी बनाई स्कोर की, वहाँ पे आपने इनपुट कर दिया 0। अब जब मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करता हूँ और इफ़ के अंदर मैंने क्या लिखा कि यदि इफ़ जो भी इसके अंदर डाटा है अगर वो 1 है, ठीक है, मैंने सिंपली क्या बोला कि अगर इफ़ लॉग्ड इन के अंदर हमारे पास अगर 1 है, तब मुझे स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा, मुझे स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा वेलकम। अब मुझे क्यों पता वेलकम क्यों दिखेगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि जो पर्सन है उसने लॉगिन किया हुआ है, तो लॉगिन करने के लिए उसको मैं वेलकम बता दूंगा वहाँ पे। अगर उसने लॉगिन नहीं किया है ना, सपोज कर लो अगर उसने लॉगिन नहीं किया है, तो मैं सिंपल कुछ भी आउटपुट दे सकता हूँ कि अभी यूज़र, ये मैं सिंपल मैंने लिखा था स्कोर एग्जिस्ट, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डिड नॉट फाइंड योर रिकॉर्ड, डिड नॉट फाइंड योर रिकॉर्ड, कि बेसिकली आप जब आपने लॉगिन करने का ट्राई किया, अगर आप सक्सेस हो गए तब तो आपको वेलकम है। अदरवाइज अगर आप सक्सेस नहीं हुए, और सक्सेस नहीं होने का मतलब क्या होता है कि अगर आपका स्कोर कितना होगा या फिर जो आपकी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है उस टाइम पे आपको मैं आउटपुट में क्या दे सकता हूँ, डिड नॉट फाइंड योर डिटेल, फाइंड योर डिटेल। तो ऐसे करके जो आपका बुलियन फंक्शन होता है या फिर बुलियन वैल्यूज़ होती हैं, वो यूज़ की जाती हैं कहाँ पे, जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हो तो वहाँ पे अगर आपको कंडीशंस देनी होती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि कल को आपने कोई अपना एग्ज़ाम दिया, अभी एग्ज़ाम आपने दिया है तो अभी आपका स्कोर कितना होगा, आपका स्कोर होगा 0। पर इन फ्यूचर तो इसकी वैल्यू तो चेंज होगी ना। तो जब वो वैल्यू चेंज हो जाएगी तब क्या होगा, उसके लिए कोई और कंडीशन हम लगा सकते हैं। अभी तो क्या आएगा, अभी आपके स्क्रीन पे आएगा स्कोर, मतलब डिडन एग्जिस्ट, कि आपका जो स्कोर है वो भी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी वो डाटाबेस में या फिर अभी आपके लिए वो पब्लिश नहीं किया है। पर जैसे ही रिज़ल्ट आउट हो जाएगा तो वहाँ पे डाटाबेस से उठ के आपका रिज़ल्ट यहाँ पे आ जाएगा। मान लेते हैं 100 में से आपके 80 नंबर आ गए हैं, तो जैसे आपके 80 नंबर आ गए तो इस टाइम पे देखो कंडीशन ये वाली गलत हो जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ, इफ़ स्कोर, है ना, नॉट इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल टू का सिंबल ये होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि 0 के बराबर नहीं है, तब आउटपुट में क्या आ जाएगा, तब आउटपुट में आ जाएगा जो भी आपका स्कोर है वो वहाँ पे मैं प्रिंट करके बता सकता हूँ। तो ऐसे करके क्या होता है, बुलियन जो वैल्यूज़ होती हैं वो अलग अलग कंडीशंस के लिए यूज़ की जाती है ना। तो ये कुछ छोटे से एग्जाम्पल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपने समझना होता है। देन आपके पास जो नेक्स्ट आपका डाटा टाइप बनता है वो आपका बनता है एरे। अब एरे के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप नोट कर सकते हो। देखो थ्योरी में बस यही चीज़ पूछी जाती है कि एरे क्या होता है। बेसिकली एक हमारे पास ऐसा डाटा टाइप होता है, एक ऐसा डाटा टाइप है जो क्या करता है, हमारे पास स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज़, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़, ये काम करता है हमारे पास एरे। अब देखो हमेशा आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एरे होता है वो मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर करता है, पर हमेशा वो सिमिलर काइंड ऑफ डाटा स्टोर करता है, सिमिलर काइंड ऑफ डाटा क्या करता है, स्टोर करता है ना। ये भी एक पॉइंट आता है जब आप सी लैंग्वेज पढ़ते हो ना, वहाँ पे ये पॉइंट हमेशा ऐड ऑन किया जाता है, तो इसको भी आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी सेकंड पॉइंट जो एरे का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कि जो हमारे पास पीएचपी के जो एरे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऑर्डर्ड मैप की तरह वो वर्क करते हैं, है ना। तो इसको आप सिंपल लिख सकते हो कि सर हमारे पास जो पीएचपी एरेज आर एक्चुअली ऑर्डर्ड मैप, ओके, ऑर्डर्ड मैप होते हैं। अब ऑर्डर्ड मैप का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपली अगर एक लाइन में बोलूँ कि सर जो हमारे पास एलिमेंट होता है, हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट हैज़ अ की, हर एलिमेंट के पास क्या होती है, एक की होती है, और साथ ही साथ क्या होती है, एक वैल्यू होती है ना। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड मैप हम इसको बोलते हैं, या फिर कई बार ऑर्डरली मैप भी लिखा होता है बुक्स में। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक जो हमारे पास एरे होता है उसमें हर एक एलिमेंट के पास अपनी एक की होती है, और दूसरे उसके पास एक्चुअल एक वैल्यू होती है, तो ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब देखो की क्या काम करता है, की आपके पास
क्या क्या हो सकता है। की आपके, क्योंकि वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 10 11 12 ABC कुछ भी हो सकती है, पर की भी आपके पास हमेशा इंटीजर भी हो सकती है। एक बार ये एग्जाम में पूछा गया था PHP का कि की आपकी इंटीजर ही होती है सिर्फ, नहीं, की हमारे इंटीजर भी हो सकती है, साथ ही साथ हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग अगर है तो वो भी हो सकती है। तो ये आपने स्टार मार्क करके लिख लेना है कॉपी पे नोट करके कि जो हमारे पास PHP एरे होता है, उस एरे में जो की होती है वो इंटीजर भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हमारी वो हो सकती है। तो इसको क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट कर लेना है। चलो अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, कि जो हमारे पास PHP में हमारे पास एरेज होते हैं, तो एरेज को हम कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो अगर आप पार्ट्स की बात कर लो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितने पार्ट्स या फिर टाइप, जैसे आपको ठीक लगे आप उसको वैसे लिख सकते हो, कितने पार्ट या टाइप में आप पढ़ते हो। तो सबसे पहले जैसे जैसे आप पढ़ लेते हो इंडेक्स्ड एरे, देन आप पढ़ोगे कौन सा, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव एरे, देन आप पढ़ोगे कौन सा, मिक्स्ड एरे, है ना, मिक्स्ड बोलो या फिर कंपोजिट बोलो, मिक्स्ड की आपके क्या बन जाते हैं, एरे बन जाते हैं। बाकी देखो इसके अलावा भी और होते हैं, नेस्टेड होता है और सेपरेट ऑपरेटर होता है, पर वो हम बाद में देख लेंगे, मेन आपके तीन चलते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इंडेक्स्ड एरे होता है, तो अगर हम इसका एग्जांपल ले लें, इसका इंडेक्स एरे का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ, तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करोगे। एरे डिक्लेयर करने के लिए आपको सिंपल वही डॉलर, उसके आगे एरे के नाम, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे फ्रूट्स डिक्लेयर। अब फ्रूट्स के अंदर मैंने डाल दिया, सपोज कर लो, ये इसके लिखने का तरीका होता है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा अगर आपको कोई वैल्यू, जैसे मान लो एक बॉक्स के अंदर आपको मल्टीपल फ्रूट्स रखने हैं, तो आप क्या करते हो, उस बॉक्स को सील रखते हो ना। तो ये ब्रैकेट क्या करती है, स्क्वायर ब्रैकेट उसी चीज़ को सील करने का काम करती है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सबसे पहले डाल दिया आपने एप्पल्स, उस बॉक्स के अंदर एप्पल डाल दिया। उसके बाद आपने, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल बताया था कि आप डबल या फिर सिंगल कोट का यूज़ कर सकते हो, पर जब एरे का केस आता है तो वहाँ पे हमेशा आपको डबल कोट्स ही यूज़ करने हैं। एप्पल आ गया, इसके अलावा आपके पास ऑरेंजेस आगे सपोज कर लेते हैं, और मान लेते हैं किसी का फेवरेट जो फ्रूट है वो बनाना है, तो बनाना लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। इसके अलावा कोई और बच्चा बोल सकते हो, जैसे सर मुझे मैंगो पसंद है, तो यहाँ पे चलो बेटा मैंगो भी ऐड कर दिया। तो ऐसे करके क्या होता है, ये आपका क्या बन गया, एक एरे बन गया। कौन सा टाइप ऑफ एरे बन गया है हमारे पास, इंडेक्स्ड टाइप ऑफ एरे बन गया। अब देखो है क्या, यहाँ पे एक फ्रूट नाम का एरे डिक्लेयर किया, ओके। उस फ्रूट के अंदर मैंने कितना कितना डाटा एंटर किया, 4 डाटा एंटर किया, और वही हमने ऊपर लिखा है कि हमारे पास क्या होता है, एरे एक ऐसा डाटा टाइप होता है जहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। अब होता क्या है, अगर आप मेमोरी के वे में देखो, ये आ गया आपके पास मेमोरी, ये आ गई आपकी रैम, और वही सेम ले लेते हैं कंडीशन 101 102 103 एंड 104। आपको इजी वे में समझाने के लिए मैं सिंपल एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके पास 4 मेमोरीज हैं और आपने क्या किया है, 4 ही यहाँ पे डाटा डिक्लेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले रैम में क्या स्टोर हो जाएगा, एप्पल स्टोर हो जाएगा, देन आपके पास ऑरेंज स्टोर हो जाएगा, देन आपके पास क्या स्टोर हो जाएगा, बनाना स्टोर हो जाएगा, देन लास्ट में आपके पास मैंगो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा रैम के अंदर। और जब आप एरे डिक्लेयर करते हो तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो आपका एरे होता है उसमें कुछ वैल्यूज़ चलती हैं, है ना, या फिर उसमें क्या होता है, इन, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, इंडेक्स्ड एरे, मतलब इंडेक्स्ड एरे क्या होता है कि जो इंडेक्स वैल्यू के ऊपर काम करता है। नोट कर सकते हो आप कि सर जो हमारे पास इंडेक्स एरे होता है वो हमारा काम करता है किसके ऊपर, इंडेक्स, या फिर इसी को हम क्या बोलते देते हैं, इंडिसिस वैल्यू, ओके, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू होती है ना, तो आप इंडेक्स भी लिख सकते हो या फिर इंडिसिस वैल्यू भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ कि वो इंडेक्स वैल्यू के ऊपर काम करता है। अब इंडेक्स वैल्यू हमेशा आपने याद रखना है कि इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ओके। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ कि जो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू होती है वो हमेशा हमारी ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो अब ये ज़ीरो क्या है, जो आपका एरे है इसमें ज़ीरो का क्या कंसेप्ट है, तो देखो
आपने मेमोरी में डिक्लेयर ऐसे किया कि 101 मेमोरी ये है, 102 मेमोरी ये है, 103 ये है और 104 ये है। अब जो आपका सिस्टम है या फिर जो आपका प्रोग्राम है वो एरे को कैसे समझता है? जैसे आपने जो अपना प्रोग्राम बनाया होगा तो आपने क्या बनाया है यहाँ पे कि एक आपने बोला है कि फ्रूट्स हैं। तो जब फ्रूट आपने पहला स्टोर किया है एप्पल, तो ये कौन सी जगह पे स्टोर हुआ होगा? ज़ीरो के ऊपर। तो यही ज़ीरो क्या है? यही ज़ीरो ये वाली वैल्यू है, जो जिसको हम क्या बोल देते हैं? इंडेक्स वैल्यू हम बोल देते हैं। ओके, जब मेमोरी में ये स्टोर हुआ होगा और जब आप इस डाटा टाइप के आगे ऐसे करके लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो, तो वो किस डाटा को बताएगा? वो एप्पल के बारे में बताएगा। ओके, इसका मतलब है ज़ीरो पे एप्पल है, वैसे आपके पास जब आप वन पे जाओगे तो ऑरेंज मिलेगा, वैसे जैसे आप टू पे जाओगे तो आपको बनाना मिलेगा, और वैसे अगर आप थ्री पे जाओगे तो आपको मैंगो मिलेगा। और मेमोरी में वो कैसे दिखेगा आपको? मेमोरी में वो ऐसे स्टोर किया जाएगा, फ्रूट्स ज़ीरो पे एप्पल है, फ्रूट्स वन पे ऑरेंज है, वैसे ही फ्रूट्स टू पे आपका बनाना है, और वैसे ही फ्रूट्स थ्री के ऊपर आपका मैंगो है। ऐसे करके आपको वो मेमोरी में डिस्प्ले होगा या फिर स्टोर होगा। अच्छा सर, अगर आप मुझे देखना होगा, जैसे मान लो मुझे बनाना देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए सिंपल आप क्या करो, यहाँ पे एको कमांड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलो आपको नोट करनी है, ये वाली एक्स्ट्रा पॉइंट है ये सारे, है ना, ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो। अब हम इसी के आगे की बात करते हैं, किसके आगे की? जो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक प्रोग्राम एग्जांपल लिखा हुआ ना, इसके आगे आप एक कमांड लिख सकते हो। आउटपुट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हो? एको कमांड आप यूज़ करते हो, सिंपल है। तो एको के अंदर मैंने डाल दिया कि डॉलर फ्रूट्स, कि फ्रूट्स के अंदर कौन सा एग्जाम्पल लेना था हमने? जैसे मान लेते हैं हमने बनाना देखना था, तो मैंने बोल दिया फ्रूट्स जिसकी वैल्यू कितनी है या फिर जिसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है, तो वो मुझे आप आउटपुट पे प्रिंट होके दे दो। तो मुझे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या दिखेगा? मुझे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे बनाना दिख जाएगा। ओके, बनाना दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा? क्योंकि जब ये एको कमांड मेरी चलेगी, वो दिखेगा फ्रूट्स नाम का कोई एरे है, उसमें जो इंडेक्स या फिर इंडेसिस वैल्यू नंबर 2 है, वो वाली वैल्यू कहाँ पे मुझे आ जानी चाहिए? कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मुझे वो दिख जानी चाहिए, है ना। तो ऐसे करके क्या होगा, सबसे पहले वो टू पे जाएगा, फ्रूट्स टू पे की कौन सी वैल्यू है? बनाना है। उसके बाद वो क्या करेगा? बनाना को बेसिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे वहाँ पे भेज देगा, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या दिख जाएगा? बनाना आपको दिख जाएगा। तो ऐसे करके जो आपका इंडेक्स एरे है वो वर्क करता है, और उसका एग्जांपल यही होता है जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछा आता है। बाकी कल को वैल्यू चेंज कर दी, ये चेंज कर दी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस छोटी चीज़ ये याद रखनी है हमेशा कि जो आपका इंडेक्स एरे है उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन आपके पास जो सेकेंड नंबर का आ जाता है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, अब देखो एसोसिएटिव एरे क्या होता है? ये एक ऐसे एरे, मतलब एक ऐसा एरे होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, आप एक तरीके से की देते हो, की के साथ आप क्या देते हो? वैल्यू भी पास करते हो, है ना। यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो? ऊपर जैसे आपने इंडेक्स वैल्यू यूज़ करी, यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो? की के बाद आप क्या करते हो? की कोई ना कोई क्या देते हो? वैल्यू आप देते हो। ऐसे इस वे में जो डाटा या फिर इस वे में जो एरे आप स्टोर करते हो उसको हम क्या बोल देते हैं? एसोसिएटिव एरे हम बोल देते हैं। सर इसका एग्जांपल क्या होगा? तो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया, फिर एक एरे बनाया, एरे का नाम रख दिया मैंने स्टूडेंट, है ना। एरे मैंने बना दिया स्टूडेंट। अब सेम रहेगा तो वही सेम, एक आपने बॉक्स यहाँ से स्टार्ट कर दिया। देन यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा की, क्योंकि एसोसिएटिव एरे काम ही कैसे करता है? वो हमेशा काम करता है, सबसे पहले आप की बनाओगे, फिर आप उसकी कोई ना कोई वैल्यू दोगे। तो की सपोज कर लेते हैं, मैंने एक की बना दी, और नेम ले लेते हैं सबसे पहले कि नाम आ जाएगा बच्चे का, तो नेम। फिर उसके बाद ये आपको यूज़ करना पड़ेगा सिंबल, है ना, ग्रेटर मतलब इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। इसका मतलब एरो जैसे होता है ना, नॉर्मली आप किसी चीज़ को पॉइंट करते हो, तो नेम किस चीज़ को, मतलब नेम क्या है? यहाँ पे की है, और ये किस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है? तो जैसे मान लेते हैं एक वैल्यू आ गई विशाल, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ गई हमारे पास? विशाल आ गई, है ना। तो नेम किसको पॉइंट कर रहा है? किसी वैल्यू विशाल को वो पॉइंट कर रहा है। तो वैसे हम एक और ले लेते हैं कि मान लेते हैं एज, क्योंकि एज आ गई, तो एज मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि विशाल की हमारी एज आ गई, लेट से हम कर देते हैं 24 ईयर्स,
है ना। सपोज कर लेते हैं कि 24 ईयर है। अब देखो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे गलती होगी कि सर जब भी हम न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू के आगे पीछे हम डबल कोट्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो एज आप 24 नॉर्मली ही लिखेंगे। देन उसके बाद मान लेते हैं कि सिटी, कि वो किसी न किसी सिटी को तो बिलोंग करता है, तो कौन सी सिटी को बिलोंग करता है, तो मान लेते हैं वो हमीरपुर का है, सपोज कर लेते हैं वो हमीरपुर से बिलोंग करता है ना। तो ऐसे करके मैंने क्या किया बेसिकली, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं क्योंकि आपको समझाना है ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इस एरे को जो एसोसिएटिव एरे है इसको मैंने कर दिया क्लोज। तो कल को मैं आपसे ये पूछूं, बेटा मुझे बताओ ऐसा कौन सा एरे होता है जहाँ पे आप कीज़ एंड वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, तो आपके पास राइट आंसर होना चाहिए कि सर एसोसिएटिव एरे का हम यूज़ करते हैं। और मैंने उसको डिक्लेयर करना भी आपको बता दिया कि आप उसको कैसे डिक्लेयर करोगे। ओके, ऐसे करके आपने उसको डिक्लेयर कर दिया। अच्छा सर, अब इसका कोई एग्जांपल बताओ। जैसे मान लेते हैं एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर आप ऐसे करो, मुझे बताओ कि जो स्टूडेंट आपने सेव किया, विशाल आपने सेव किया, वो कौन से शहर से बिलोंग करता है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, ईजी है। कैसे मैं लिखूंगा, एको, फिर मैं डॉलर के अंदर पास कर दूंगा जो एरे का नाम है, क्या नाम है उसका, स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर मेरे आपने कौन सी की के बारे में बात करी जिसकी हेल्प से उसकी वैल्यू आएगी। तो आपने बोला कि सर मुझे सिटी के बारे में जानना है, स्टूडेंट की सिटी जो आपने स्टूडेंट यहाँ पे स्टोर किया हुआ है ना, उसका मुझे सिटी बता दो। तो जब आपकी सिटी आपको देखनी होगी तो मैं सिंपली एक ऐसी लाइन लिखूंगा, ये वाली, एको उस एरे का नाम प्लस जो भी की है। अब देखो की कौन कौन सी है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो जो मैंने यहाँ पे लिखी भी है, तो की एक नेम है, इसके अलावा एज है और इसके बाद सिटी है। तो यहाँ पे जब भी आपने एरे के अंदर कोई आपने की पास कर दी तो इसका मतलब है कि जब आपको आउटपुट में आएगा यही चीज़, अगर आपको आउटपुट में आएगी तो आउटपुट में आपको क्या प्रिंट होके आ जाएगा, हमीरपुर प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, अब इसका प्रिंट होगी क्यों आएगा, अगर आप इसको ऐसे देख लो, सपोज कर लेते हैं आपका ये आ गया रैम के अंदर, है ना, रैम के अंदर आ गया। आपने क्या किया हुआ है, आपने सिंपल बोला है कि जो आपकी सिटी है ना, जो आपकी सिटी है, सिटी किस चीज़ के बारे में बता रही है आपको, सिटी बता रही है हमें हमीरपुर के बारे में। तो जब आप सिटी को इंटीमेट करोगे, मतलब सिटी के बारे में बताओगे, तो सिटी क्या करेगा, सिटी बेसिकली जो आपका एरे है वो किसको पॉइंट आउट कर देगा कि मेरी एक्चुअली मैं तो सिटी हूँ, पर जो मेरी वैल्यू है, मैं तो की हूँ, मेरे थ्रू आप किसी चीज़ को ढूंढ सकते हो, पर आप किसको ढूंढ रहे हो, मेरी वैल्यू को ढूंढ रहे हो। तो मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू हमीरपुर है। तो आउटपुट स्क्रीन में क्या जाएगा, हमेशा मेरी वैल्यू ही जाएगी। तो ऐसे करके आपका हमीरपुर प्रिंट मतलब आपकी जो आउटपुट स्क्रीन होगी वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। तो ऐसे करके जो आपके पास एसोसिएटिव एरे होता है वो वर्क करता है ना। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस आपने यहाँ पे जैसे ऊपर तो इतना टफ नहीं था, ऊपर तो आपने सिंपल वैल्यूज़ का ही यूज़ किया डाटा को फेच करने के लिए, या फिर अगर इन फ्यूचर जैसे आप डाटा इंसर्ट भी करोगे तब भी आपको पता होगा कि आपको 0 पे डाटा डालना है, 1 पे डालना है, 2 पे डालना है। वही अगर आप एसोसिएटिव की बात करते हो, यहाँ पे आप सिंपल एक की दे देते हो, आप बोलते हो कि नेम के अंदर विशाल डालना है, तो आप क्या करोगे, नेम के अंदर एरो पास करके वहाँ पे डाटा वहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। तो ऐसे करके क्या होता है, जो आपके पास ये फंक्शंस होते हैं वो वर्क करते हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आपको क्या करना है, इनको नोट करना है और समझना है। देन इसके अलावा एक और आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था मिक्स्ड आ जाता है ना। अगर हम बात कर लेते हैं जो 3rd नंबर का पूछा जाता है उसको हम बोल देते हैं मिक्स्ड। अब मिक्स्ड कैसे काम करता है, क्या इसकी फंक्शनैलिटी रहती है, तो मिक्स्ड का आप ऐसे समझ लो कि ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब देखो बहुत कौन कौन से आ जाएंगे कि सर वहाँ पे हम इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आपने हमें एसोसिएटिव बताया हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो मिक्स्ड का मतलब वही हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशलिटी है नहीं। तो अगर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं हम डॉलर। तो इसका नाम भी चलो मैं मिक्स्ड ही कर देता हूँ ताकि ताकि आपको समझने में आसान रहे। मैंने वही बॉक्स स्टार्ट किया, स्क्वायर ब्रेसेस जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया कि ज़ीरो किस चीज़ को बताएगा, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, ज़ीरो ही डाल दी मैंने, कि जब मैं ज़ीरो आपको बोलूँगा प्रिंट करने के लिए तो आप मेरे लिए ज़ीरो प्रिंट कर देंगे। अब देखो मैंने की जगह क्या यूज़ किया, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मैंने देखो यहाँ पे ये मेरी क्या है, की है
है तो मेरी की है, पर की जगह मैंने यूज़ क्या किया हुआ है, मैंने सर यहाँ पे 0 या फिर इंडेक्स वैल्यू यूज़ की है, इंडेक्स वैल्यू यूज़ की है की जगह, है ना, जो क्या काम कर रहा है मेरा इंडेक्स एरे की तरह वो काम कर रहा है। देन हम नेक्स्ट एग्जांपल या फिर नेक्स्ट जो पॉइंट ले लेते हैं एसोसिएटिव का, तो वही सिंपल मैं ले लेता हूँ कि मैंने एक नेम डिफाइन कर दिया और वो नेम किसको पॉइंट आउट कर रहा है, वो पॉइंट आउट कर रहा है, मान लेते हैं अजय को पॉइंट आउट कर रहा है, सपोज कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि वो क्या कर रहा है, अजय को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ऐसे करके मैंने क्या बना दिया, एक मिक्स्ड मेरा एरे हमने बना दिया ना, मिक्स्ड एरे बन गया कि जो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है, यहाँ पे हमने की 0 कर दिया, और 0 1 2 3 ऐसी वैल्यू हम कहाँ यूज़ करते हैं सर, हम इंडेक्स एरे में इसको यूज़ करते हैं। वही मैंने जो सेकंड जो डाटा एरे में स्टोर किया, उसकी मैंने की वैल्यू नेम कर दी, स्ट्रिंग कर दिया बेसिकली, अगर बोलने का मतलब है ना। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल आ जाता है, ये हमारे पास एसोसिएटिव का एग्जाम्पल आ जाता है ना। तो ऐसे करके जो आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ बताओ मिक्स आप कैसे यूज़ करेंगे, बाकी आप एसोसिएटिव कैसे यूज़ करेंगे। अब देखो आउटपुट के लिए सिंपल वही कमांड रहेगी, अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है आउटपुट मिक्स्ड, अगर मैं मिक्स्ड के अंदर 0 एंटर कर दूंगा तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट में मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 0, है ना। और वही अगर मैंने डॉलर मिक्स्ड के अंदर क्या डाल दिया, उसके अंदर मैंने बोला कि मुझे आप नेम प्रिंट करके दो, तो नेम की जगह क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे नाम आ जाएगा, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस वही चीज़ें थोड़ी घुमा के पूछी जाती हैं, तो इनको भी क्या करना है, अपने नोट करके लिखना है। बाकी एक क्वेश्चन है या फिर एक टॉपिक है जो एरे का ही है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मतलब टॉपिक तो नहीं है, एक ऑपरेटर है जो एरे से लिंक होता है, तो उसको आप नोट कर सकते हो कि सर हमारे पास ना एक्स्ट्रा पॉइंट है, वैसे ही है ना, PHP हैज़ एन स्पेशल स्पेशल ऑपरेटर used used inside an array। ओके, अब वो कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर। ओके, अब स्प्रेड ऑपरेटर होता है क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख लो, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इनके जो आपका स्प्रेड ऑपरेटर होता है वो तो मैंने बता ही दिया है, कैसा स्पेशल ऑपरेटर होता है जो हम एरे के अंदर यूज़ करते हैं। अब स्प्रेड ऑपरेटर को हम लिखते कैसे हैं, है ना, तो इसको लिखने के लिए हम सिंपल 3 डॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, बस आपको ऐसे नोट करना है, इसको हम स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। जो 3 डॉट आप देख रहे हो ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर हम बोल देते हैं। तो इसको आपने नोट कर लेना है कॉपी में। अब सर इसका एग्जाम्पल बता दो ताकि हमें क्लेरिफाई हो जाए। तो एग्जाम्पल ये रहा सिंपल सा, तो मैं वही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ $A का, उसके अंदर मान लेते हैं मैंने डाटा डाल दिया, 1 डाल दिया एरे के अंदर, देन मैंने 2 डाल दिया, और देन मैंने 3 डाल दिया, सपोज कर लेता है, 1 2 3 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। फिर मैं एक डॉलर ले लेता हूँ B, उसके अंदर मैंने कर दिया यहाँ पे 0 मैंने स्टार्ट कर दिया, है ना, क्योंकि एरे के अंदर मैं तो वैल्यू मल्टीपल एंटर कर सकता हूँ, जैसे हमने ऊपर देखा। तो यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, उसके बाद मैंने सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर दिया, 3 टाइम यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे $A, फिर कॉमा मैंने कर दिया यहाँ पे 4, और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक तरीके से बंद कर दिया। अब देखो ये तो आपने क्या किया, अभी डिक्लेयर किया, तो जब इसको वेब ब्राउज़र रेंडर करेगा या फिर इसको समझेगा, रेंडरिंग करने का मतलब होता है सिंपल इसको समझना, है ना, रेंडरिंग का मतलब सिंपल मैंने आपको बताया था कि वेब ब्राउज़र क्या करता है, उसको समझता है। तो देखो ए के लिए तो कोई फंडा नहीं है, ए के केस में तो आपको पता ही है, ए के केस में क्या आएगा, जो आपकी मेमोरी होगी, है ना, उस मेमोरी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, मान लेते हैं ए मेमोरी आ गई हमारे पास, उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, उसके अंदर जो, एक सेकेंड में यहाँ पे बता देता हूँ आपको, अगर हम मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा देख लें इसको, तो मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में मान लेते हैं आपके पास आ गई ये रैम। ओके, तो रैम के कॉन्टेक्स्ट में जब A0 की बात आएगी, A1 की बात आएगी और A
टू की बात आएगी तो ए ज़ीरो के अंदर क्या स्टोर होगा, तो सर ए ज़ीरो के अंदर हमारे पास मेमोरी यहाँ पे क्या है, ए ज़ीरो पे वन है डाटा, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ए वन पे, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स ज़ीरो ये है, इंडेक्स वन ये है और इंडेक्स टू हमारा नीचे है ना। ऐसे हमेशा याद रखना है कि जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ज़ीरो पे हमारा वन वैल्यू है और वन पे हमारी दो नंबर की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे डाल दी। तो वैसे ही हमारे पास इंडेक्स जो हमारे पास दो है उसमें कौन सी वैल्यू है, हमारे पास तीन वैल्यू है, तो ऐसे करके मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगी। देन सर नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला दे रखा है वहाँ पे भी एक तो मेमोरी है ना, वहाँ पे भी क्या है हमारे पास मेमोरी है। ओके, तो मेमोरी क्या बन जाएगी हमारे पास, बी के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, ज़ीरो यहाँ पे बन जाएगा। पर यहाँ पे देखो क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे एक स्पेशल ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। स्पेशल ऑपरेटर ये क्या बोलता है कि जो भी आपने वेरिएबल यहाँ पे लिखा है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक तरीके से कॉपी हो जाएगी ना। कॉपी होने का मतलब क्या होता है, स्प्रेड होना, मतलब एक तरीके से वो जो डाटा आपने पहले स्टोर किया होगा वो डाटा यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका बी एरे है, जो पहले आपका ज़ीरो ऐसे करके $A और कॉमा फोर था, वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा ज़ीरो। और इसकी जो वैल्यू है, ए के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, ए के अंदर सर हमारे पास वन टू एंड थ्री यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह वन टू थ्री, और लास्ट में फोर तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये जो आपका स्प्रेड ऑपरेटर होता है वो ऐसे ही काम करता है कि क्या करता है, एरे के अंदर जहाँ पे आप इसको यूज़ करते हो तो वो क्या करता है, जो जिस वेरिएबल के साथ आपने यूज़ किया है उसकी वैल्यू दूसरे एरे के अंदर डालने का वो काम करता है। जैसे यहाँ पे वन टू थ्री तो आपको पता है वो $A का था, मतलब ए मेमोरी के अंदर वो पड़ा था, बस बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ए एरे के अंदर वो पड़ा था। पर जैसे हमने उसको स्प्रेड ऑपरेटर की तरह बी मेमोरी के अंदर यूज़ किया तो उसने क्या किया, अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। मेमोरी में वो कैसे सेव हो जाएगा, B0 B1 B2 फिर B3 देन आपके पास B4 है ना। तो B0 पे क्या आ जाएगा, B0 पे सर हमारे पास कौन सी मेमोरी है, B0 पे तो ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे मेमोरी में। फिर हमारे पास जो B1 है तो B1 में वन है, तो यहाँ पे मेमोरी में वन स्टोर हो जाएगा। फिर वैसे हमारे पास B2 पे टू है तो यहाँ पे टू स्टोर हो जाएगा सर मेमोरी में। फिर B3 पे हमारे पास थ्री है तो यहाँ पे थ्री स्टोर हो जाएगा। देखो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मान लेते हैं यह एक नहीं होता, यहाँ पे 10 होता, तो यहाँ पे भी मेमोरी में 10 स्टोर हो जाता है ना। बस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। तो वैसे ही B4 पे कितना स्टोर हो जाता है, यहाँ पे फोर यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो ऐसे करके जो आपका पूरा एरे है वो आपका PHP में वर्क करता है। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट आपका शायद ऑब्जेक्ट ही बचता है, ऑब्जेक्ट या फिर नल और एक रिसोर्स, तीन बचते हैं मेन। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। और आपको क्लासेस वगैरह कैसे लग रही हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ में डाउट आ रहा है तो वो आप मुझे पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके। ओके, ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।